कर रहे हैं। अच्छा, रेगुलेटरी, या रेगुलेटरी ये कि हुकूमत कभी कभी किसी चीज की डिमांड को रिड्यूस करने के लिए भी टैक्सेस लगा लेती है। फॉर एग्जाम्पल हुकूमत चाहती है कि यार जो नारकोटिक्स है या सिगरेट्स वगैरह की जो इंडस्ट्री है भाई, इसको वो डिस्करेज करना चाहती हैं, तो वो किस तरह डिस्करेज करेगी? उस पर ज्यादा टैक्सेस लगाएंगे, टैक्सेस लगा के उसकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। जब प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग उस चीज की डिमांड नहीं करेंगे। तो कभी कभी हुकूमत ने किसी चीज को रेगुलराइज करने के लिए हुकूमत टैक्सेस लगा लेती है, ठीक है ना। तो उस पर या इम्पोजिशन या किसी कंपनी पे या इंडिविजुअल पे टैक्सेस ज्यादा लगा लेते हैं ताकि वो चीज रेगुलराइज हो। और मैंने आपको उसकी बेहतरीन मिसाल ये सिगरेट वगैरह दे दी। इंसेंटिव, या इधर अगर हुकूमत ने किसी इंडस्ट्री को रेगुलेटरी में, अगर किसी हुकूमत ने किसी इंडस्ट्री को डिस्करेज करना होता है ना, तो उस पर हाई टैक्स लगाते हैं, ठीक है जी। एक मिनट से जी। तो रेगुलेटरी में हुकूमत ने अगर किसी चीज को डिस्करेज करना होता है या उसकी कंजम्पशन में कोई चेंज लाना होता है, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट की या कंज्यूमर की बिहेवियर में उसने कुछ चेंज लाना है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरह चेंज होगा, उसका रुझान फॉर एग्जाम्पल सिगरेट की तरफ ज्यादा है, तो हुकूमत उस पर ज्यादा टैक्सेस लगा के क्या कर लेगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी ताकि कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो सिगरेट की तरफ, ताकि वो सिगरेट को कंज्यूम ना कर ले। तो इधर ये है। और इधर क्या है इंसेंटिव में, कि अगर हुकूमत ने किसी इंडस्ट्री को इनकरेज करना होता है, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं यार मैं फूड की इंडस्ट्री को या एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री को इनकरेज करना चाहता हूं, तो वो फिर उसको सब्सिडी या इंसेंटिव देगा। सब्सिडी या इंसेंटिव किस शक्ल में देगा? फॉर एग्जाम्पल उस पर टैक्स नहीं लगाएगा, जिस तरह एग्रीकल्चर की इनकम पर टैक्स नहीं है, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर टैक्सेस पे इनकम नहीं है। तो कोई भी एग्रीकल्चर इनकम आपकी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने गंदम बोई और गंदम फॉर एग्जाम्पल आपके 40-50 टन हुए, तो उस पर टैक्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर उसने किसी इंडस्ट्री को बूस्ट करना है तो वो उसको इंसेंटिव या सब्सिडी टैक्स की शक्ल में देगा, यानी उस पर टैक्स नहीं लगाएगा या उस पर कम टैक्स लगाएगा। तो इधर रेगुलेटरी में अगर उसने किसी चीज को रेगुलराइज करना है या किसी इंडस्ट्री को डिस्करेज करना है तो वो इम्पोजिशन या टैक्स लगाएगा। इंसेंटिव में अगर उसने किसी इंडस्ट्री को बूस्ट करना है या इम्प्रूव करना है तो वो उसको इंसेंटिव देगा टैक्स की शक्ल में। तो इन 4 पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? हाँ जी जी बिल्कुल, यही तरह की चीज तकरीबन सिनोनिम्स के तौर पर यूज होते हैं। जी, बाकी दोस्त भी पूछें। तो अगर फंक्शन या ऑब्जेक्ट्स के नाम से काइंडली कोई भी इस सवाल आए तो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने, तो जरा जल्दी जल्दी शाबाश पढ़ ले, कोई शक हो तो पूछ ले ताकि हम फिर कैनन ऑफ टैक्सेशन की तरफ चले जाए। टैक्सेस फ्रॉम बजट, तो वो टैक्सेस का फ्रॉम बजट का मतलब है कि वो जो उसने जो बजट लगाया हो ना, हुकूमत ने जो एस्टिमेट लगाया उससे टैक्सेस कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल हुकूमत ने कहा है कि यार हमने फला जगह से इतना टैक्स लेना है, ठीक है ना, हमने सैलरी से इतना टैक्स लेना है, हमने बिजनेस से इतना टैक्स लेना है, ठीक है ना, मतलब हमने प्रॉपर्टी का इतना टैक्स लेना है, इसने एक एस्टिमेट लगाया था ना, तो इससे कहते हैं टैक्सेस फ्रॉम बजट, ठीक है। जो उसकी जितने कलेक्शन उसने एस्टिमेट लगाई थी। जी जी पूछे शाबाश। आ गया हैं आप। कैनन ऑफ टैक्सेशन, भाई कैनन का मतलब क्या है भाई? जिन्होंने फंक्शनल इंग्लिश पास किया है भाई, जिन्हें पास भी नहीं किया तो कैनन का मतलब तो आना चाहिए। लफ्जी मानी क्या है इसके? उसूल, ठीक है। अच्छा अब ठीक है जी, प्रिंसिपल सही है। अब आप देख लें अपनी बीवी के यार,
ठीक है जी, तो इसको स्ट्रांग करना पड़ेगा भैया। हमने शेक्सपियर और विलियम वर्dsworth की इंग्लिश की तरह नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन भाई थोड़ा बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। काइंडली डिक्शनरी ले लें, ये थोड़ा बहुत आप लोग का गुजारा करना पड़ेगा। अब दूसरे के रहम करम पर नहीं रहेंगे, ठीक है ना, तो खुद कोशिश करेंगे। सीए में ये कि आपने तो कोशिश खुद ज्यादा करनी है, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन या कैनन ऑफ टैक्सेशन, और ये एडम स्मिथ ने प्रेजेंट किए थे, ठीक है जी। तो वो उसकी स्पेलिंग और है भाई, उसको जरा देख लो, दो तरह की है ना, स्पेलिंग और है भाई, ठीक है, तो वो जरा आप देख ले। अच्छा, अब उसने कुछ उसूल प्रेजेंट किए थे एडम स्मिथ ने कि यार अगर किसी, ठीक है भाई खालिद उसका स्पेलिंग जरा आप देख लो, लेकिन ये नहीं है इसका प्रिंसिपल नहीं, ठीक है, कि एडम स्मिथ ने कुछ प्रिंसिपल प्रेजेंट किए थे कि यार किसी अच्छे सिस्टम में, किसी अच्छे टैक्स सिस्टम में ये उसूल होने चाहिए, किसी भी टैक्स सिस्टम के ये उसूल होने चाहिए, ठीक है ना। कैनन ऑफ इक्विलिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, यार ये जो इसके प्रिंसिपल है ना, इंशाल्लाह जब हम एक गुड सिस्टम पढ़ेंगे ना, एक गुड सिस्टम, कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम कौन सा होता है, इंशाल्लाह जब मेरा ख्याल से इसमें है भी सवाल कि एक अच्छा ये तो इसमें भी यही पॉइंट्स आएंगे तकरीबन, यही सर्टेनिटी, यही इक्वलिटी, यही कैनन ऑफ कन्वीनियंस, यही कैनन ऑफ इकोनॉमी एंड अदर कैनन्स इन इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, डाइवर्सिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर जी। तो ये जो कैनन है ना, ये कैनन, ये उसने कुछ प्रिंसिपल, कुछ उसूल उसने कहे थे कि यार एक टैक्स सिस्टम में ये उसूल होने चाहिए, ये बातें होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल उसमें होने चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के नाम से सवाल आया या कैनन ऑफ टैक्सेशन के नाम से सवाल आया, तो भाई मेरे हमने यही लिखने हैं। तो तकरीबन ये 7-8 है, तो हमने मार्क्स को देकर फिर उतने कैनन हमने लिखने होंगे। अगर 10 नंबर का सवाल होगा तो फिर हमने 8 या 7 कैनन लिखने होंगे। अगर 3-4 नंबर का सवाल है तो फिर हम 3-4 कैनन लिख लेंगे और अगले सवाल की तरफ चले जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल कि आपके पास टाइम हो और कोई दूसरा सवाल भी अल्लाह ना करे कि आपको ना आ रहा हो, तो फिर बस ठीक है, इसको फिर ज्यादा लिख लें, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे इतने, ठीक है। तो पहला, अब मेरी बात आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कैनन ऑफ टैक्सेशन का क्या मतलब, कि एक सिस्टम में ये उसूल होने चाहिए एक टैक्स सिस्टम में। पहली बात कैनन ऑफ इक्वलिटी, कि यार तो मैंने 10 मिनट लेट शुरू किया, चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह इसको कल वाइंड अप करके पास पेपर कर लेंगे, ठीक है जी। और ये 10वां चैप्टर ये छोटा सा है, इसको भी कोशिश करने के लिए इसको भी खत्म कर लें, ठीक है जी। तो आज के लिए यही काफी, ठीक है। आज सॉरी वो थोड़ा सा मैं आई वॉज स्टक इन रश, तो इस वजह से